तो पहला स्टेप क्या होता है? तैयारी शुरू करना। वो क्या है? टीचर क्लास में आया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया, चला गया। स्टेप 2, लॉजिकली उसको अंडरस्टैंड करना, समझना, और चैप्टर को आंख बंद करके पहले सोचना कि उस चैप्टर में चल क्या रहा है, और फिर उसको कागज़ पे लेके आना। फिर स्टेप 3 आता है पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना। फिर स्टेप 4 आता है MCQs की प्रैक्टिस करना। फिर स्टेप 5 आता है अनसीन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, टेस्टों को। अब जब आप इस पूरे स्टेज से, पूरे फेजेस से होके गुजरते हैं, फिर एक आखिरी वो जो बला आती है, वो कौन सी होती है? ICAP का आखिरी पेपर। वो आप अटेम्प्ट करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, तो आपका CAF 4 पास हो जाता। ऐसा ही है। तो अभी हम किस स्टेज पे खड़े हैं? अभी मैं क्या समझूं कि आपकी तैयारी कितने % हो चुकी है? 10%, 20%, 30%, 40, 50? क्या वेटेज देंगे उसको? 40% है? फर्स्ट फेज पे खड़े हैं 10%। ये पता है, ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे आपको फिर डिलीवर वैसे करना है जैसे आप इस वक्त कंडीशन में मौजूद हैं। अगर मैं ये मान के चलूँ ना कि आपको सब कुछ आता है और मैं बस आपको ऊपर से चीज़ें बता दूं और कुछ सवाल दिखा दूं और कहूँ ठीक है अल्लाह हाफिज़, तो वो भी गलत है। तो मुझे ये पता होना ज़रूरी है कि मेरी ऑडियंस किस स्टेज पे खड़ी हुई है इस वक्त। जैसे भाई ने कहा 10%, इसका मतलब है भाई ने एक ऑनेस्ट आंसर दे दिया है कि सर मैं नीचे हूँ, मुझे आपने हाथ पकड़ के ऊपर लेके आना। और हाँ जी, ये चेहरा मैंने पहले भी देखा है। हाँ जी, 30%। 30 को क्या डिफाइन करेंगे आप? अब तो मैं सीलो की तरफ बेचारा गया ही नहीं, अभी तो मैं सिर्फ बीलो पे खड़ा हूँ। तो बीलो का 30% है, बीलो का सारा तकरीबन मुनासिब सा हो गया है। वापसी हाँ जी, एंड से पूछते हैं कहाँ तक पहुँचा आपका बीलो? कितने % पे स्टैंड कर रहा है इस वक्त? 40%। और 40 को क्या डिफाइन करेंगे आप? लेक्चर ले लिए में और लॉजिकल बातें क्लियर हैं। आपको बेसिकली अपने उस लॉजिक्स को रिफ्रेश करना है, पॉलिश करना है। ठीक है, कितने बच्चों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आता है फॉर बिजनेस लॉ? लिखते कैसे हैं? क्या आप कोई पैटर्न फॉलो करते हैं या आप रैंडम लिखते हैं? टाइप 1 होती है, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, टाइप 2 मिक्स सवाल होते हैं, टाइप 3 लॉजिकल सवाल होते हैं। लॉजिकल सवालों को अटेम्प्ट कैसे करते हैं? ठीक है, ठीक है। तो क्या ऐसे करने से मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो कि ICAP के सॉल्यूशन में दिए होते हैं, क्या वो सेम पैटर्न पे होते हैं? कभी ये गौर किया आपने? सेम पैटर्न पे नहीं होते। हमें क्या करना है, हमें उन सवालों को एक सेम पैटर्न पे लेके आना है ताकि जब हम लोग एग्ज़ाम में बैठे हों तो हमें दिक्कत ना हो। हमारे पास सारे चैप्टर्स का एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मौजूद हो, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जब मैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता। देखें, हम लोगों ने इन क्रैश कोर्स में क्या करना है, ये सबसे ज़रूरी बात है। मैं आपको अगर इसका प्लानर दिखाऊं तो मैंने क्या किया हुआ, मैंने हर दिन को 3 सेशंस में तोड़ दिया। कोई सेशन आधे घंटे का होगा, कोई 35 मिनट का, कोई 40 मिनट का, डिपेंडिंग अपॉन के वो वेटेज कितनी दे रहा। तो डे 1 सेशन 1 में अभी हम लोगों ने सिर्फ किसके ऊपर बात करनी है? स्ट्रेटजी के ऊपर। वंस हमारी स्ट्रेटजी क्लियर हो जाए तो फिर हमारा अगला सफ़र बड़ा आसान हो जाएगा। और इसी तरह थर्सडे का सेशन 3 किसके ऊपर होगा? सी लॉ। तो वो बच्चे जो कि सिर्फ सी लॉ वाले हैं, वो अगर इस सेशन से हमें ज्वाइन कर लें, या वो अगर फ्राइडे से भी आ जाएं, तो उनके लिए 3 दिन है।
और ऊपर वाले बिलो के लिए कितने दिन है मेरे पास? 4 दिन है। कुल मिला के हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं? अगर एक बच्चा पूरा पेपर दे रहा तो 25। अब ये सिलेबस नॉर्मल से बहुत हद तक बढ़ गया। पहले क्या होता था, बी लॉ अलग होता था, सी लॉ अलग होता था, और दोनों को सेपरेट आई कैप 100 नंबर के लिए टेस्ट करता था। बट अगर आपने रिसेंट पेपर देखा हो, वैसे किसी ने देखा है रिसेंट पेपर? रिसेंट पेपर में जो बी लॉ का पोर्शन था, किसी ने अगर देखा हो तो उसने कैसे उसको टेस्ट किया? एनीवन? टेस्ट कैसे किया उसने? कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस किया, कौन से को कम फोकस किया? कुछ आइडिया है उसी इसके ऊपर? पूरा एक क्वेश्चन। बड़ी खूबसूरत बात भाई ने कर दी है। देखें, बिजनेस लॉ की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो बिजनेस लॉ में हमारे पास मेन गेम क्या है? बिजनेस लॉ का सिलेबस है क्या? लीगल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा, अदर लॉज, यही है। ये 3 बातें हैं। अब अगर मैं इसको वन बाय वन एनालाइज करूं, तो जो पहला चैप्टर आता है, दैट इज़ द चैप्टर जहां से आई कैप ने बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल दे देना। यहाँ से लॉजिक आनी ही नहीं। तो आपने जब भी ये चैप्टर तैयार करना है, हमेशा किस नीयत से तैयार करना है? स्ट्रेट फॉरवर्ड की नीयत से तैयार करना। ये इम्पोर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ एक और चैप्टर भी इसी तरह का है, जो कि आपको मिलता है अदर बिजनेस लॉज के अंदर जाके, जो कि है कौन सा? चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15। उसमें कितनी बातें हैं? 2। पहली कौन सी है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और उसके बाद आर्बिट्रेशन एक्ट। तो कुल मिला के मेरे पास 3 एरियाज़ हैं, जिसमें से चैप्टर 1 तो लाजमी टेस्ट होना ही होना है, और इन 2 में से कोई एक एरिया टेस्ट हो जाएगा उसके साथ। तो एक पार्ट चैप्टर 1 का होगा और एक पार्ट इन 2 में से किसी एक कानून का होगा। और ये मिला के दोस्तों, मिला के 3 से 6 का तो चैप्टर 1 ही है सिर्फ और सिर्फ, और इतने का ही ये नीचे भी टेस्ट हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑन एवरेज 5 से 10 नंबर, 50 नंबर का बी लॉ का पोर्शन में अगर 10 नंबर क्रैमिंग के हैं, तो क्या मुझे वो नंबर लूज़ करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आता है उसमें तो मैं अपने आप को पूरा एडवांटेज दूं। अगर मुझे आज बैठे पता है मैं एग्ज़ाम में जाऊंगा तो एक 10 नंबर का पोर्शन खड़ा होगा जिसमें रट्टा ही पूछा जा रहा होगा, तो क्यों ना मैं आज तहैया कर लूँ। मैंने 10 नंबर अपने पक्के करने हैं। वो 10 नंबर मैंने क्या करने हैं? अपने पक्के करने हैं। फिर रह गए पीछे 40 मार्क्स। आई एम काउंटिंग MCQs ऑल्सो। रह गए 40 मार्क्स। 40 मार्क्स की जनाब वेटेज ये है कि आपके पास 3 ब्रॉडर एरियाज खुल जाते हैं: कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अपनी वेटेज कितनी है? 25 से 32। 25 से 32। तो फिर आप जुम्मे को आइएगा इजी होके चाय शाय पी के। 25 से 32, 25 से 32, 25 से 32 से यह मुराद है कि जो 40 नंबर मेरे पास पड़े हुए हैं किटी में, उसमें से अगर 25 भी आई कैप टेस्ट कर ले, तो इसका मतलब ये है कि ये वो एरिया बन जाएगा जिसने भी फॉर श्योर टेस्ट होना। और इसमें भी काम के मेरे पास 3 या 4 चैप्टर्स ही हैं जिसमें से मेजॉरिटी टेस्टिंग होनी है, और बाकी के जो चैप्टर्स हैं वहाँ से वो कुछ कॉन्सेप्ट्स को मिला जुला के टेस्ट करता है। क्योंकि अब उसके पास मार्जिन कम हो गया। पहले 100 नंबर में उसके पास मार्जिन क्या था? ज़्यादा था। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगर मैं आपको चैप्टर्स दिखाऊं दोस्त, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, आज का हमारा टारगेट क्या है? 2 और 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 4 में से कौन सा है? 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 4 में से कौन सा है? 4। फिर उसके बाद 6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है। 4, 6, 7 एंड 9। 4, 6, 7 एंड 9।
तो अब जब आप तैयारी कर रहे होंगे, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करना है, तो आपने पहली फुर्सत में ये 4 चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेने और कोशिश करना है कि इन चैप्टर्स के मैक्सिमम सवालों को सॉल्व किया जाए। जितने ज़्यादा सवाल सॉल्व करेंगे आपका हाथ उतनी ही ग्रिप में आएगा। एक सवाल पूछूं, मैंने पहले भी पूछा था, लास्ट टाइम 3 घंटे की रिटन प्रैक्टिस कब की थी? कंसेक्यूटिव 3 घंटे बैठ के कब लिखा था? याद ही नहीं होना। बिलो का मिड हुआ था, 3 घंटे का था या 1.5 घंटे का था? 3 घंटे का था, और वो 3 घंटे कंसेक्यूटिव लिखा था। बस वही प्रैक्टिस है। उसके बाद की नहीं। जिन बच्चों ने वो मिड नहीं दिया उन्होंने कब लिखा होगा? वो पिछले आए आपके पेपर में जाके। ऐसा ही है। तो उस टाइम पे आपका माइंड, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही होगी, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ज़ीरो हुई होगी। तो अब टाइम है कि आप हर रोज़ 2 सवाल 3 सवाल लिखा करें। हम लोग क्या करेंगे क्लास के अंदर, सबसे पहले हर सेशन का जो टारगेट होगा उसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हासिल करेंगे। फिर उस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 3 हैं, चाहे वो 10 हैं, हम अपने उसी सेशन में स्क्रीन पे डिस्कस किया करेंगे। ना सिर्फ सवाल बल्कि आई कैप का सोल्यूशन, और उसके साथ तीसरे ग्रेड में खोलूँगा एग्जामिनर कमेंट्स की। आप में से कितने बच्चे एग्जामिनर कमेंट से वाकिफ़ हैं? ये सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता। अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं तो एक दफ़ा एग्जामिनर कमेंट्स लाजमी पढ़ा करें। ये वो पर्चा होता है जो कि चेकर की टेबल से आया होता है, क्योंकि सोल्यूशन आई कैप खुद भी डिस्क्लेम करता है कि सोल्यूशन उसका सीनियर मैच्योर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसी वाले कमरों में बैठ के चिल माहौल में बना रहे होते हैं। मगर एग्जामिनर कमेंट्स वो चीज़ें है जो कि सही मानों में डिपेक्ट करता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी थी उस रेलेवेंट एग्ज़ाम के अंदर। मेरी बात समझ आ रही है? तो जब भी आपने तैयारी करनी हो, प्रायोरिटी पे क्या देखें? एग्जामिनर कमेंट्स, क्वेश्चंस, और उसके बाद सजेस्टेड सॉल्यूशन। अच्छा जी, उसके बाद आता है मेरे पास कौन सा एरिया? पार्टनरशिप का। 3 चीज़ें हैं, 11, 12 एंड 13। सबसे काम का 13, सबसे काम का 13 और थोड़ा बहुत 12, ज़्यादा नहीं। और नेगोशिएबल से सवाल 5-7 नंबर तक का आ जाना। तो यूँ समझ लें कि 40 की क्या वो होगी, 25, 10, 5, और थोड़े बहुत नंबर अगर हम पहले वाले में से कम कर दें तो वो नीचे पार्टनरशिप में या नेगोशिएबल में ऐड हो जाएंगे। तो इन एनी केस आपसे पूछा सब कुछ जाना है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी पेपर में सवाल पार्टनरशिप करना है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी पेपर में सवाल नेगोशिएबल करना है। हाँ, या एंटी मनी आएगा या आर्बिट्रेशन आएगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ सकती है, मगर दोनों ही ना आए ये पॉसिबल नहीं है। दोनों आ जाए ये पॉसिबिलिटी है, दोनों की पॉसिबिलिटी है, मगर ना आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये बात। अब अगला सवाल, आपका पेपर 100 नंबर का है। 100 में क्या होता है? 50 नंबर फॉर बी लॉ, 50 नंबर फॉर सी लॉ। बी लॉ के जो 50 नंबर है उसको हम कैसे बाइफरकेट करते हैं? 40 नंबर की थ्योरी, 10 नंबर के एमसीक्यूज। सेम गोज विद सी लॉ, 40 नंबर की थ्योरी, 10 नंबर के एमसीक्यूज। इसका मतलब है कि पेपर में 20% क्या है? ऑब्जेक्टिव, 80% क्या है आपका? सब्जेक्टिव। और ये 80 डिवाइड हो चुका है 60% इंटू लॉजिकल क्वेश्चनिंग एंड 40% इंटू ग्रामर पोर्शन। अब ये आए कि आपने जो 60-40 की रेशो बनाई हुई ना, ये उसकी इंटरनल रेशो है, ये किसी कागज़ पे नहीं है। हाँ, वेरी कर सकता, शायद किसी अटेम्प्ट में ये 70 कर दे, वो 30 कर दे, किसी में बराबर भी कर सकता, मगर आइडियल क्या है? 60 एंड 40। यानी कि अगर आप 40 नंबर का पेपर उठाएं जो कि सब्जेक्टिव है, उसमें से 24 नंबर कौन से होंगे? लॉजिकल, 16 क्रैमिंग। अक्सर बच्चे ये काम करते हैं कि वो क्रैमिंग तो अच्छे से कर लेते हैं, लॉजिक में आगे परेशान हो जाते हैं। फिर जब सी लॉ का एरिया स्टार्ट करते हैं वहाँ पे वो वैसे परेशान रहते हैं। तो आइडियली वो कहाँ पे गिरते हैं? जाके 35 से 45 के बीच में। ये काम आप लोगों ने अपने साथ नहीं करना।
क्या नहीं करना, अपने साथ नहीं करना। जब भी आप लोगों ने तैयारी करनी है तो आप लोगों ने बहुत फोकस्ड होकर तैयारी करनी है, हर चैप्टर को उसके मेरिट पे प्रिपेयर करना है। देखिए बी लॉ का एक फ़ायदा है, कुछ चैप्टर्स तो बहुत छोटे हैं, जैसे चैप्टर 5 छोटा सा है, 8 छोटा है, 9 छोटा है, 10 छोटा है, ये 4 तो गए, ये 4 तो गए। फिर मुझे पता है 1 और 14 में से क्या आना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आना है, साइड पे हो गया। नेगोशिएबल भी आईकम ने बहुत ही कम कर दिया है। पार्टनरशिप में 11 छोटा है, 12 13 मुनासिब है, और उधर लॉ में जो आपका है कॉन्ट्रैक्ट उसमें 4 बड़ा है, 6 बड़ा है, 7 बड़ा है, 2 और 3 वैसे मुनासिब सा, इतने बड़े नहीं हैं वो। तो सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, हाँ नंबर ऑफ़ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, मगर सिलेबस एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं है। तो होगा क्या, बी लॉ 50 नंबर। बी लॉ कंटेन मोस्टली लॉजिकल क्वेश्चंस एक्सेप्शन चैप्टर 1, 14 एंड 15। ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए जब आपने तैयारी करनी है। हम इस सेशन में कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि पेपर पास कैसे करना है। चैप्टर 1, 14 एंड 15 ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से लॉजिक का सवाल नहीं बनेंगे, जहाँ से मेजॉरिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बनेंगे। पासिंग मार्क्स कितने आपके, 50। क्या ये ज़रूरी है कि 50% बी लॉ और 50% ही सी लॉ? नहीं, टोटल मुझे एग्रीगेट 50 नंबर हासिल करना है। वो चाहे मैं सारे बी लॉ से हासिल कर लूँ, चाहे सारे सी लॉ से हासिल कर लूँ, चाहे 40 बी लॉ से ले लूँ, 20 सी लॉ से ले लूँ, कोई भी रेशो, मगर एग्रीगेट क्या होना चाहिए आपका, 50। एग्रीगेट क्या होना चाहिए आपका, 50। ठीक है जी। तो सर क्या 7 दिन में हम तैयारी कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि 25 चैप्टर्स हैं, 7 दिन में कैसे होंगे? 7 3 आर 21, 2 माइनस कर लें, स्टडी वाले सेशंस कितने रह गए, 19। तो 19 दिन, और हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं, कितने जनाब, 25। 19 दिन 25 चैप्टर्स, तो इस तरीके से डिवाइड हुआ। जो चैप्टर्स अपनी इंडिविजुअल वेटेज रखते हैं वो अपनी जगह पे कायम है। जो छोटे चैप्टर्स हैं उसको मैंने क्या कर दिया है, ग्रुप कर दिया। जैसे 5 छोटा है, 8 छोटा है, 10 छोटा है, 7 बड़ा है सेपरेट है, 6 बड़ा है सेपरेट है, हाँ यहाँ पे हम 9 भी कर रहे होंगे। 1 15 सेपरेट कर दिया, 4 बिल्कुल ही अलग कर दिया। तो हर चीज़ अपने अपने पैटर्न पे फिक्स्ड है, हर चीज़ क्या है, अपने अपने पैटर्न पे फिक्स्ड है। बस सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या वाकई में हम कर सकते हैं? तो आप वाकई में कर सकते हैं। प्लीज़ रीड दिस स्टेटमेंट, कैन यू डू इट? यस यू कैन डू इट। अपने अंदर मोटिवेशन लेके आए, आप क्या ही कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। बिलीव मी यू कैन डू इट। ये पढ़े, ऊंचा पढ़े, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। आई कैन डू इट, आई विल, एक दफ़ा और, आई कैन डू इट एंड आई विल। बस यही जज्बा अगले 7 दिन रखना। फिजिकल रखना चाहते हैं फिजिकल रख लें, रिकॉर्डिंग सुननी है रिकॉर्डिंग सुन लें, इट डजेंट मैटर। आजकल के बच्चे हैं ही रिकॉर्डिंग्स पे, मगर फिर उसको डेली बेस पे करें। उसको ये ना करें कि मैं अब इसको अगले हफ्ते जाकर देख लूँगा, वो अगला हफ्ता कभी भी लाइफ में आने वाला नहीं। तो डे 1 सेशन 1 यहीं पे एंड करते हैं। अब शुरू करेंगे क्या, डे 1 सेशन 2। मगर उससे पहले ये व्हाट्सएप ग्रुप की ज्वाइनिंग लिंक्स हैं, अगर आप में से कोई व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं है तो वो इनको स्कैन करके, इन QR कोड्स को स्कैन करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। ठीक है जी, ऑनलाइन के लिए भी ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। प्लस ये एक दफ़ा इसको देख लें, ये वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लाजमी करने हैं। ये चैप्टर वाइज लिस्ट ऑफ एरियाज़ हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये बेंचमार्क सवाल हैं जो कि कम से कम आपने इन राइटिंग लाजमी करने हैं। कम से कम क्या करने हैं, लाजमी इन राइटिंग करने हैं। और रीसेंट पेपर के सवाल नहीं मिलेंगे, वो आपने फुल फ्लैज सॉल्व करने हैं एज अ मॉक बना के। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक ये सिर्फ किसके लिए है,
बी लॉ की, ये सिर्फ किसकी है अभी, बी लॉ की, उसके बाद किसकी दूंगा, सी लॉ की। तो अभी अगले 2 दिन हम जितनी भी बात करेंगे वो किसके होगी, बी लॉ की बात होगी, जिसमें ये चैप्टर्स आपको लाजमी तैयार करने हैं, इनके ये सवाल लाजमी लिख के करने हैं, कुछ और करें या ना करें इन सवालों को लाजमी लिख लीजिएगा। फिर सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, 1, 4, 6, 7, 9, 13 और 14, ये तो आने ही आने हैं, ये तो आने ही आने हैं। तो ये आपसे ग्रुप में शेयर भी हो जाएगी, अगर आप ग्रुप में नहीं हैं तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ताकि चीज़ें आपको साथ साथ ग्रुप में मिलती रहें, शेयर होती रहें। डन, ठीक है जी। अब हम लोग एक ब्रेक करते हैं 5-7 मिनट की।